हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम फ्लैमिंगो. इट इज पोइट्स एंड पैनकेक. इन दिस चैप्टर, पोइट्स एंड पैनकेक, यू सी पोइट्स, ये मालूम है आपको, कवियों के लिए इस्तेमाल होता है. पैनकेक, ये एक प्रकार का ब्रांड नेम है जो पहले की फिल्मों में मेकअप मेकअप ब्रांड के तौर पे बहुत फेमस था. ये उस समय बहुत पॉपुलर था और बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय फिल्म उद्योग में इसका प्रयोग होता था. दूसरी बात बच्चों, ये जो पोइट्स एंड पैनकेक है, ये एक एक्सर्प है. ठीक है, दिस इज एन एक्सर्प. ये जो बड़ी बुक है जो लिखी है अशोकामित्र ने, उसका नाम है माई ईयर्स विद द बॉश. ये याद रखिएगा, ये बड़ी बुक का नाम है माई ईयर्स विद द बॉश. और इसमें से एक छोटा पार्ट ये लिया गया, इसको हम कहेंगे एक्सर्प. अब बात करेंगे कितने इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं. तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे आपके लिए कैरेक्टर्स अलग करके रखा हुआ है. किसी का रोल ज़्यादा रहा है, किसी का रोल कम रहा है, लेकिन वे इस चैप्टर में शामिल हुए किसी न किसी रूप में. तो पहले तो हमारे अशोकामित्रन जो कि राइटर हैं. दूसरे ये सुबू हैं जेमिनी स्टूडियो में, जो नंबर 2 प्लेस पे रहते हैं. मतलब इनकी जो वैल्यू है वो नंबर 2 पर है. पूरा नाम मैंने इनको वहाँ पर मेंशन कर रखा है. इनका पूरा नाम है कोथा मंगलम सुबू. ये इनका पूरा नाम है कोथा मंगलम सुबू. इसमें हमें एक ऑफिस बॉय भी मिलेगा, स्टीफन स्पेंडर, जो कि यहाँ विजिटर थे, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा. कौन आया कौन नहीं आया, पूरे चैप्टर में लगभग स्टीफन स्पेंडर की आने की चर्चा होती रही. ये लोग नहीं जान पाए ज़्यादातर कि ये एक एडिटर हैं या एक पोइट हैं. इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहा इस चीज़ को लेकर के कि ये एक एडिटर हैं या एक पोइट हैं. इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहा, लोग नहीं जान पाए. इसके बाद मिस्टर वॉसन, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो. और यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा बच्चों, जो मिस्टर वॉसन हैं और इनका जो ये जेमिनी स्टूडियो है, ये जेमिनी स्टूडियो रॉबर्ट क्लीव, ये नाम है रॉबर्ट क्लीव, इनका अपना एक अस्तबल था. आप समझ गए ना, घोड़ों का अस्तबल जो होता है, उसमें उसके ऊपर जब आप अपस्टेयर जाते हो, उसमें जब आप अपस्टेयर जाते हो, ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे ये स्टूडियो बना हुआ था. ठीक, तो रॉबर्ट क्लीव का अस्तबल है और ऊपर सीढ़ियों से जाकर वहाँ आपको स्टूडियो मिलेगा. मैं बात कर रहा था अभी मिस्टर वॉसन की. मिस्टर वॉसन जो है ये जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर हैं और ये भी एक मैगजीन अपने समय में पब्लिश करते थे. इसके एडिटर थे और उसका नाम विकातन था. इसके बाद में मैं इसमें बताऊंगा कुछ समय के लिए एमआरए का भी जिक्र होता है. एमआरए की फुल फॉर्म है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी. और टोटल मेंबर जो थे मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के 200 लोग थे जो परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे उस समय. और जेमिनी स्टूडियो में जो टोटल मेंबर थे जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को देखा, उनकी संख्या 600 थी. टोटल संख्या कितनी थी? 600 थी. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, थीम ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी की थीम क्या है? तो देखिए, थीम की अगर हम बात करेंगे, हेयर इन द स्टोरी it is highlighted that how and what were the conditions in those era. उस समय में, उस ज़माने में किस प्रकार की कंडीशन थी, कैसी स्थितियां थी रिगार्डिंग द इंडियन फिल्म एंड द कंडीशंस ऑफ स्टूडियो. ये किस तरह का वहाँ रहा. नेशनल इंटीग्रेशन, उसमें राष्ट्रीयता की भावना मौजूद थी या नहीं. पीपल्स कंसर्न रिगार्डिंग द नेशन एंड पॉलिटिक्स, लोगों का अपना नज़रिया राजनीति को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के, ये तमाम चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती हैं. ठीक है बच्चों, इसके बाद स्टोरी को स्टार्ट करेंगे. तो देखिए, जब स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम बात करेंगे अशोकामित्रन की. तो अशोकामित्रन इज टेलिंग अस अबाउट जेमिनी स्टूडियो. भाई अशोकामित्रन हमें किसकी बात बता रहे हैं? अशोकामित्रन हमें
जेमिनी स्टूडियो की बात बता रहे हैं। हमें जानकारी दी जाती है पॉपुलर मेकअप ब्रांड जिसका नाम था पैनकेक, एक बहुत फेमस पॉपुलर ब्रांड का नाम इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसका नाम है पैनकेक। ठीक है बच्चों, इसके बाद जेमिनी स्टूडियो यूज दिस ब्रांड एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा यूज करती थी, ऑर्डर्स ट्रक लोड्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। और इसकी डिमांड देखिए किस तरह से होती थी, इसकी डिमांड ट्रकों में भरकर होती थी। एक मेकअप ब्रांड है और ये ट्रकों में भरकर आता था। इन द स्टूडियो देयर वर टू मैनी लाइट्स ग्लेयरिंग इन सेलिब्रिटीज फेसेस, और स्टूडियो में बहुत सारी रोशनी होती थी, इतनी ज़्यादा रोशनी होती थी कि व्हेन दे आर गेटिंग रेडी इन द मेकअप रूम, वो जब मेकअप रूम में बहुत ज़्यादा तैयारियां करते थे तो इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल एंड मिजरेबल। याद रखिएगा, इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। ये कैसा था, आप अगर अंदर बैठे हैं तो अनकंफर्टेबल कह सकते हो, और आप इसको मिजरेबल भी कह सकते हो। ये अनकंफर्टेबल था, मिजरेबल था। क्या मिजरेबल था, क्या अनकंफर्टेबल था? टू सिट इन द मेकअप रूम बिकॉज ऑफ द हैवी लाइट्स, दोज इमिट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, जो बहुत ज़्यादा लाइट इमर्ज करती थी, जिससे गर्मी बहुत पैदा होती थी, और उस हीट में कमरे के अंदर बैठ पाना बड़ा नामुमकिन था। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट को और जो मेकअप करने वाले लोग थे उनको उसमें रहना ही पड़ता था। इट वॉज लाइक अ पनिशमेंट। इन द स्टूडियो देयर वर टू मेनी लाइट्स, मैंने आपको बताया भी, सेलिब्रिटीज़ के चेहरों पर चमकती थी, और मेकअप डिपार्टमेंट यूज्ड लोड्स ऑफ मेकअप टू मेक एक्टर्स लुक अगली। और जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो मेकअप को उनके चेहरों पर लगाकर सुंदर बनाने के लिए, यहाँ पर अगली जरूर लिखा है बच्चों, लेकिन इसका मतलब है कि उन्हें सुंदर बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। अब हम बात करेंगे, ऑफिस बॉय हमारा आ चुका है। द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट क्या करता था वो? ही हैज़ अ जॉब टू स्लैप पेन ड्यूरिंग क्राउड शूटिंग। उसका काम था, अगर क्राउड शूटिंग हो रही है तो क्राउड शूटिंग में वो क्राउड का मेकअप करता था। ये सबसे लोअर लेवल पे था और क्राउड का मेकअप करता था और उन्हें अगली बनाने का काम करता था। ठीक है, वी सी देयर वॉज हायरार्की मेंटेन। और हम ये भी देखेंगे इस पूरे चैप्टर में एक बात और देखने को मिलती है कि किस तरीके से हायरार्की मेंटेन की जाती थी उस मेकअप डिपार्टमेंट में, कैसे मेंटेन की जाती थी, आइए देखते हैं। द ऑथर इज अ पोइट हु ज्वाइंस द स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिस्ट। हमारा जो राइटर है वो भी, हमारा जो ऑथर है वो भी क्या है, एक पोइट है, और उसने भी ये सोच के ज्वाइन किया था कि मैं कभी एक्टर बन सकता हूँ, स्क्रीन राइटर बन सकता हूँ, डायरेक्टर बन सकता हूँ, लिरिकिस्ट बन सकता हूँ। और यही बातें सेम ऑफिस बॉय पर भी लागू होती हैं। जो ऑफिस बॉय था, यहाँ पे जो ऑथर लिखा हुआ है, ये ऑफिस बॉय के लिए आपके बुक में आया हुआ है। बुक में दिया गया है कि ऑफिस बॉय जो था उसने स्टूडियो को ज्वाइन किया था। ये जो मैंने यहाँ ऑथर लिखा है, यहाँ पे आपकी बुक में क्या लिखा है, ये जो ऑफिस बॉय था, देखिए जनरल में तो ये ऑफिस बॉय के लिए ही पूछा जाएगा। ऑफिस बॉय ने ज्वाइन क्यों किया था? वो एक्टर बनना चाह रहा था, स्क्रीन राइटर बनना चाह रहा था, डायरेक्टर बनना चाह रहा था, लिरिकिस्ट बनना चाह रहा था, लेकिन वो एक क्राउड को मेकअप करने वाला व्यक्ति बन के रह गया। ठीक है, ऐसी कुछ फीलिंग्स दिखाई और लिखी नहीं गई हैं, लेकिन ऑथर के मन में थी। ठीक है, ऑथर के मन में थी, बट यहाँ पे ऑथर की जगह पे आपको क्या मान के चलना है? ऑफिस बॉय। क्या मान के चलना है? ऑफिस बॉय। लिटरली तो ऑफिस बॉय का नाम आएगा, लेकिन लेखक के अंदर भी डिजायर थी जब वो आया था। तो इन द स्टूडियो वन थिंग वॉज स्पेशल, दैट हायरार्की। हायरार्की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटेन की जाती थी। कैसे? चीफ मेकअप आर्टिस्ट वाज मेकअप मैन ऑफ फर्स्ट क्लास और चीफ हीरो हीरोइन, सीनियर मेकअप मैन फॉर सेकंड हीरो, जूनियर मेकअप आर्टिस्ट फॉर मेन कॉमेडियन, और ऑफिस बॉय वाज फॉर, ये जो ऑफिस बॉय था ये किसके लिए था?
ये था क्राउड के लिए, यहाँ पर आया नहीं है। यहाँ पे क्या था, किसके लिए आएगा वो, क्राउड के लिए था वो, किसके लिए था वो, क्राउड के लिए था वो, क्राउड के चेहरों पर मेकअप किया करता था। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, he could not fulfilled his dream, that's why he was very sad। कौन सैड है यहाँ पे, ये हमारा ऑफिस बॉय सैड हो गया है। कौन सैड हो गया, ऑफिस बॉय सैड हो गया। क्यों सैड हो गया, क्यों सैड हो गया ऑफिस बॉय हमारा, कैन नॉट फुलफिल्ड हिज ड्रीम, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया। ही हैज अ क्यूबिकल वर्क वेयर ही हैज टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग। अब हमारा जो ऑथर है वो क्या करता है, एक क्यूबिकल रूम में रहता है, एक क्यूबिकल कमरे में रहता है, जहाँ पे इसका काम है कलेक्ट करना न्यूज़पेपर की कटिंग को। क्या करना इसका काम है हमारे ऑथर का, न्यूज़पेपर की कटिंग को कलेक्ट करना इसका काम है। और ऑफिस बॉय ऑलवेज केम इन विद हिज कंप्लेन टू द ऑथर। और ऑफिस बॉय जब भी वक्त उसे मिलता था वो सीधा दुनिया भर की कंप्लेन लेकर के ऑथर के उस क्यूबिकल रूम में एंट्री कर लेता था। ऑथर ऑलवेज प्रे फ्रॉम गॉड दैट क्राउड शूटिंग मस्ट स्टार्ट सो दैट द ऑफिस बॉय कुड गो अवे फ्रॉम देयर। और वहां पे ऑथर गॉड से प्रे करता था कि हे भगवान, क्राउड की शूटिंग शुरू हो जाए, ऑफिस बॉय चला जाए, वरना मेरे को ये बोर कर देगा। इस तरह से वो क्या करता था ना, गॉड से प्रे करता था कि किसी तरह से ये चला जाए। Author thinks that Subbu is one who troubles him। अब यहाँ पे हम देखेंगे सुबु को क्या लगता था, सुबु को एक ट्रबल का रीजन मानते थे। ऑथर का ये मानना है कि सुबु जो है वो वन हु ट्रबल्स हिम। एज सुबु इज अ ब्राह्मण द ऑथर थिंक ही हैज एन अपर हैंड। तो ये मानना था अशोकामित्रन का कि चूंकि सुबु एक ब्राह्मण जाति का है, हो सकता है इसकी वजह से ऊपर वालों का हाथ उसके सर पे बना हुआ हो, ऐसा वो मानता है। सुबु इज ए रिसोर्सफुल मैन। लेकिन मैं आपकी जानकारी स्पष्ट करता हूं बच्चों कि सुबु कैसा व्यक्ति है, ये एक सोर्सफुल व्यक्ति है। और सुबु इज द परफेक्ट वन फॉर फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग। ओके, ये फिल्म मेकिंग के लिए और वहाँ फिल्मों के लिए वाकई में एक परफेक्ट व्यक्ति था। क्यों था, इम्पॉसिबल विदाउट हिम। क्यों कि अगर फिल्में बनाना है तो आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी भी तरह के सिचुएशन में किसी भी ज़रूरत को तुरंत पूरा कर सके, और ऐसा करने में माहिर था सुबु। और यही इसकी वजह थी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन जितना भी पढ़ा था उतने में अपनी राय देने में और अपनी नॉलेज को शेयर करने में वो सक्षम था। तो सुबु जो था, क्या हुआ, एवरी वन लव सुबु फॉर बींग फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल। ये दो क्वालिटी सुबु की मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं कि वो फ्रेंडली था और हॉस्पिटेबल था, और इसकी वजह से वो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था। अलॉन्ग विद मैनी अदर्स सुबु ऑल्सो डज पोइट्री। और दूसरों की तरह हमारे सुबु साहब भी पोइट्री लिखते हैं। ही वर्क्स फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट दैट ऑल्सो हैज़ अ लॉयर। और ये काम करता है स्टोरी डिपार्टमेंट पे, याद रखिएगा। सुबु काम करते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट में, अशोकामित्रन भी काम करते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट में, लॉयर भी काम करता है स्टोरी डिपार्टमेंट में। यानी नाम स्टोरी डिपार्टमेंट है लेकिन काम करने वाले तीन अलग अलग आपको मैंने लोग बता दिए। एक हम आपको क्या बोला मैंने, ऑथर हो गया, दूसरा कौन हो गया, सुबु हो गया, और तीसरा कौन हो गया, लॉयर हो गया। तो ये तीन लोग हैं, ये स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बाद में स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया क्योंकि एक फिल्म बनाई गई थी और उस फिल्म में बड़ा नुकसान हो गया था, एक बड़ा लॉस हो गया था। उस लॉस की वजह से डायरेक्टर ने क्या किया, उस स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि पीपल कंसीडर्ड हिम टू बी एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ लीगल कंसल्टेंट। एक होता है ना कि एडवाइज़र के तौर पे आपने किसी लॉयर को रखा है तो लोग उसको लीगल कंसल्टेंट कहते हैं, आप उससे राय ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी बोर्ड ये प्रश्न पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी गलती की थी लीगल एडवाइज़र ने
अपने जॉब के अपोजिट में। तो वहाँ पे क्या था ना, एक एक्ट्रेस थी और वो जो एक्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रही थी, है ना। वो क्या कर रही थी, स्टेज पर बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रही थी। इस एडवाइज़र ने क्या किया, एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। क्या कर दिया इसने, टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। और ऑन करके क्या किया, उसकी जो आवाज़ थी उसी एक्ट्रेस को सुना दी। अब उस एक्ट्रेस ने अपनी आवाज़ को सुना तो क्या हुआ, शी वॉज वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो गई। किस लिए, अपने रूड बिहेवियर के लिए, कि मैं इतना ज़्यादा गंदा बिहेवियर करती हूँ। इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है वो लड़की कि उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर के जॉब को क्विट कर दिया, तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से बोला जाता है कि वो लीगल कंसल्टेंट नहीं था, अपने जॉब के अकॉर्डिंग वो एंटी एंटी था। ठीक है, उसने क्या किया, एंटी था वो अपने जॉब के अकॉर्डिंग, वो क्या था, वो एंटी था यानी अपोजिट था वो अपने जॉब के अकॉर्डिंग। इसलिए उसको बोला गया कि जो हमारा लीगल कंसल्टेंट है वो अपोजिट बिहेव कैसे करता है। तो वहां पे एग्जांपल काम आएगी आपके लिए, मैंने इसलिए बोल के बता दिया आपको। द जेमिनी स्टूडियो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। जेमिनी स्टूडियो को एक मौका मिलता है कि उनको एमआरए को होस्ट करना था, एमआरए उनके यहाँ विजिट करने आने वाला था। एमआरए क्या होता है, तो एमआरए इज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स नेम्ड मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये 1 नंबर से 2 नंबर तक आते हैं। और इसमें मैंने आपको शुरू में बता रखा है, इसके पूरे सदस्यों की संख्या है 200। और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस जमाने में अपने प्ले के लिए, उस प्ले में 2 सीन हुआ करते थे, सनराइज और सनसेट। ये 2 सीन इतने पॉपुलर हुए, कई दशकों तक तामिल के स्टेज ने अपने जितने भी प्ले किए उसमें इन दोनों शोज को हमेशा रखा करते थे, इतने ज़्यादा वो लोग इम्प्रेस हो गए थे। तो ये तो हुई एमआरए के अंदर उनके नाटकों की खास बात की क्या थी। ठीक है, they did not have very complex plot or messages, their sets and costumes were almost perfect। अपने कपड़े और प्लॉट्स और अपने मैसेजेस के लिए बहुत जाने जाते थे। लेकिन मैंने आपको बोला द सनसेट और द सनराइज का सीन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता था उनके अपने नाटकों में। अब मैं बात करूंगा 2 प्लेज, 2 ऐसे नाटक जो बहुत पॉपुलर हुए थे। जोथाम वैली, द फॉरगॉटन फैक्टर, याद रखिएगा 1 नंबर का यहाँ पर भी आपको पॉइंट मिलता है कि एमआरए के द्वारा ऐसे कौन से 2 नाटक थे जो ज़्यादा फेमस हुए। जोथाम वैली, द फॉरगॉटन फैक्टर, याद रखिएगा इसको। इसके बाद स्टीफन स्पेंडर मेक्स अ विजिट टू जेमिनी, ये दूसरी विजिट है और ये पहली विजिट है। दूसरी विजिट आ रही, इससे पहले कई विजिट हो चुकी हैं लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग ये दूसरी विजिट है स्टीफन स्पेंडर की। लेकिन यही वाली विजिट जो है स्टीफन स्पेंडर की, ये मिस्टीरियस विजिट कहलाती है। अब ये मिस्टीरियस विजिट क्यों कहलाती है, बिकॉज नोबडी नो कि ये कौन है भाई, ये पोइट है, ये एडिटर है, ये पता ही नहीं किसी को। एवरीवन वाज कंफ्यूज। द एनकाउंटर वाज द मैगजीन एंड एडिटर वाज स्टीफन स्पेंडर। ये 1 नंबर का एमसीक्यू में आ सकता है कि इनकाउंटर का कौन था भाई, उसका एडिटर तो स्टीफन स्पेंडर था, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद however, when the contest was organized by Society of the Encouragement Learning Stephen Spander, ये मैंने यहाँ लिखा है, इसने ऑर्गेनाइज नहीं किया बच्चों, ये वहाँ उसमें एक मेंबर के तौर पे था, ऑर्गेनाइजर नहीं है, ऑर्गेनाइजर की टीम में एक मेंबर की तरह था। और ये कॉन्टेक्ट ब्रिटेन में हो रहा था नए राइटर्स के लिए, नए कंपोजर्स के लिए, कि वो अपने आए टैलेंट को दिखाएं। द राइटर अशोकामित्रन बिकेम वेरी हैप्पी। अब ये नाम देख करके हमारा अशोकामित्रन हैप्पी हो गया, अरे भाई वाह, ये तो वही है जो हमारे यहाँ विजिट करने आया था। अगर ये मेरा नाम देखेगा, मैं वहाँ पे अपनी एंट्री डालूंगा तो शायद मेरी हेल्प हो जाएगी, हम भाई भाई हैं, ऐसी बहुत सारी फीलिंग अशोकामित्रन के दिमाग में आने लगी। अब क्या होता है, द राइटर फाउंड द मैगजीन द गॉड दैट फेल्ड। अब चलते चलते रास्ते में सड़क के किनारे उन्हें नजर गई फुटपाथ पे कि एक किताबों का ढेर लगा हुआ है। उसने किताब उठाई, देखा उस पर लिखा था गॉड दैट फेल्ड।
और जब किताब का पन्ना उसने पलटा, उसने देखा कंप्लीटेड, इट वाज कंप्लीटेड बाय 6 राइटर, इसको कंप्लीट करने वाले 6 राइटर थे और स्टीफन स्पेंडर वाज वन ऑफ देम, और स्टीफन स्पेंडर उनमें से एक था और वो एक एडिटर था। इससे वहां पे कंफर्मेशन मिलता है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है, पीपल्स ओपिनियन, लोगों का नजरिया, लोगों की अपनी राय रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स। ये कौन से लोग हो गए, ये किन लोगों के ओपिनियन की बात हो रही है, किन लोगों के परसेप्शन की बात हो रही है, ये बात हम कर रहे हैं जेमिनी स्टूडियो में। जेमिनी स्टूडियो में जितने लोग थे, जितने लोग थे, टोटल लोग मैं पहले भी कह चुका हूँ 600 लोग काम करने वाले पूरे परिवार के साथ। और इनका एक ओपिनियन था, और वो ओपिनियन क्या था कि जो महात्मा गांधी हैं वो बेस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं, और जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं दोज पीपल आर हेडलेस पीपल। और जो लोग थे ना, उनका जो पोशाक थी पहनने की, जो यूनिफॉर्म थी, वो खादी पहनते थे उस जमाने में लोग, ठीक है। और कम्युनिस्ट वालों को तो बिल्कुल ही डिसलाइक करते थे, बोले नो दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रिलेशन, दे डोंट हैव माइंड एंड ब्रेन, सो पीपल डिसलाइक देम, उनकी कभी चर्चा भी नहीं करते थे। विजिट ऑफ स्टीफन स्पेंडर वाज अनसक्सेसफुल। अब ये विजिट ऑफ स्पेंडर अनसक्सेसफुल कैसे हो जाती है, क्योंकि जो इन्होंने वहां पर जाकर के लेक्चर दिया ना बच्चों, वो किसी के समझ में नहीं आई, पहला रीजन। दूसरा, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये एक एडिटर हैं या ये एक पोइट हैं, ये किसी को नहीं पता था। ओके। तीसरा, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा से मेल खाते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से मेल खाते थे। और जो बुक लिखी गई थी द गॉड दैट फेल्ड, वो इसी बात पे थी कि लोगों ने उसमें उसमें बताया राइटर्स ने कि कैसे वो विचारधारा कोलैप्स हो गई, वो फेल हो गई, समाज में चल नहीं पाई। अब मैं आपको बताता हूँ स्टीफन स्पेंडर के अनसक्सेसफुल होने की कुछ और भी वजह। मैनी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, ये लोग हैं बहुत सारे जो नहीं समझ पाए उन्होंने क्या बोला। ही विजिट रिमेन्ड अ मिस्ट्री, उनकी जो विजिट है वो एक मिस्ट्री बन जाती है। एंड आफ्टर मैनी ईयर द ऑथर सॉ स्टीफन्स नेम इन अ बुक द गॉड दैट फेल्ड, और कई वर्षों के बाद में जब हमारे अशोका मित्र ने जॉब छोड़ दी और उसके पास वक्त था और वो सड़क किनारे घूम रहा है, एक पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर, उसके ठीक सामने यहाँ पर एक किताबों का ढेर लगा हुआ है, और उनमें से एक बुक उठा करके वो चेक करता है तो देखता है कि उसमें लिखा है द गॉड दैट फील्ड, और उस किताब में इनका नाम शामिल है। एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम फ्रॉम हिज विजिट टू द स्टूडियो, और उसने फिर उनको वहाँ पर पहचान लिया कि अच्छा, तो जो हमारे यहाँ जो विजिट करने आए थे वो यही व्यक्ति थे। तो इस तरह से क्या होता है, इस पूरी कहानी में हम लोगों के सामने क्या आता है बच्चों, इस पूरी कहानी में एक टारगेट हो जाता है कि क्या संदेश आता है। पोइट्स एंड पैनकेक, ये पोइट्स एंड पैनकेक एक मैसेज देता है कि पुराने ज़माने में किस तरह की फिल्में बनती थीं, किस तरह की फिल्में होती थीं, किस तरह की लोगों के विचार हुआ करते थे, किस तरह की लोग बातचीत करते थे, किस तरह से वहाँ के लोग अपना। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं चैप्टर में। पूरा जो कंक्लूजन है पोर्शन पैनकेक का कि ये एक एक्सर्प्ट है, इसको याद रखने वाली बातें हैं, इसको याद रखिएगा। और माई ईयर्स विद द बॉस इस पूरे चैप्टर का बड़ी बुक का नाम है, जिसमें से इस पार्ट को लिया गया है, इसको आपको याद रखना है। और रिविजनल बात करूं अगर मैं, तो अशोका मित्रन, शुभु, कोथामंगलम, ऑफिस बॉय, स्टीफन स्पेंडर, इनको याद रखने की ज़रूरत है। वाशन को याद रखने की ज़रूरत है, जेमिनी स्टूडियो का ये फाउंडर है। और एमआरए जो है वो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है, टोटल मेंबर्स 200 हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। रिविजनल आप जरूर ध्यान रखिएगा। जेमिनी स्टूडियो के टोटल मेंबर 600 हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। अशोका मित्रन का जो वर्क है वो पेपर कटिंग का है, वहाँ पर इसको याद रखने की ज़रूरत है। हायरार्की मेंटेन की जाती है और उस वहाँ पर, और पहले क्या होता है उसके अंदर में, चीफ जो मेकअप आर्टिस्ट है वो चीफ हीरो हीरोइन की मेकअप को करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि फिर जो उसमें सीनियर मेकअप आर्टिस्ट असिस्टेंट होता है वो सेकंड हीरो को करता है। फिर जूनियर मेकअप असिस्टेंट जो होता है वो उसमें जो हमारे कॉमेडियन है मेन उनको करता है, और जो ऑफिस बॉय है वो क्राउड को मेकअप करता है। तो ये बातें कुछ याद रखने की हैं।
और एक बच्चों बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये प्रश्न आता है कि आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये मैसेज हमें मिलता है इस लेसन के द्वारा, ये आप कैसे उठा सकते हो? तो आप इसके लिए पॉइंट आप याद रखिएगा कि वो जो आपका मेकअप डिपार्टमेंट है, वो जो आपका मेकअप डिपार्टमेंट है, इस मेकअप डिपार्टमेंट में एक काम करने वाला कौन व्यक्ति है? बंगाली, ठीक है। अब बंगाली अगर जॉब को छोड़ता है या बंगाली के साथ जो दूसरा काम करता है, वो कौन है? महाराष्ट्रियन। वो कौन है? महाराष्ट्रियन। अब महाराष्ट्रियन के हम बात करते हैं, हमें मिलता है एंग्लो बर्मीज। क्या मिलता है हमें? एंग्लो बर्मीज। और एंग्लो बर्मीज के साथ साथ हमें और वहां पर कौन मिलते हैं? लोकल तामिल्स, लोकल तामिल्स। तो ये जो इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये ऐसा वाकई में लगता है कि पूरा का पूरा जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो डाइवर्सिटी इन यूनिटी का हमें एक बड़ा मैसेज देता है। और बंगाली बाबू के ऊपर भी कभी कभी एक दो प्रश्न में से पूछे जा सकते हैं कि जो बंगाली मेकअप मैन था, वाई ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब को क्यों छोड़ दिया? बंगाली ने जॉब को क्यों छोड़ दिया? वाई लेफ्ट द जॉब। तो आप इसमें देंगे जवाब कि वो जो बंगाली था ना, जिसने जॉब को छोड़ा, वो कैसे छोड़ा उसने? बंगाली ने, उसने सोचा, ही थॉट, उसने उसने सोचा, क्या सोचा उसने? ही थॉट दैट ही इज ही इज मोर ही इज मोर बिगर। मैंने यहाँ पर जानबूझ करके मोर के साथ बिगर लगाया बच्चों, वैसे पता है कि बिगर के साथ मोर नहीं आता है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ कह सकते हैं ही इज मोर बिगर देन किससे हुआ? देन स्टूडियो डिपार्टमेंट। उसका जो स्टूडियो है, उसका जो पूरा डिपार्टमेंट है, उससे बहुत बड़ा हो गया है। सो दिस प्लेस वॉज नॉट सुटेबल फॉर हिम, दैट्स वाई ही लेफ्ट द जॉब। तो वो एक पॉइंट है 1 मार्क्स का या 5 मार्क्स 0.5 ऐसे में आ सकता है, उसको देख सकते हैं। आपके दिमाग में रखने के लिए मैंने पॉइंट बोल दिया यहाँ पर। और बाकी जो चैप्टर का जो हिस्सा है आप देखेंगे तो लगभग सारी बातें अभी आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं कि पोइट इन पैनकेक में पैनकेक एक्चुअली क्या है। सुबह नंबर प्लेस नंबर 2 पर है और मिस्टर वासन इसके फाउंडर हैं। और जो वेलकम शुरुआत में किया था आपके आने वाले सेकंड गेस्ट का, जो स्टीफन स्पेंडर था, मिस्टर वासन ने उनका वेलकम किया था। उनके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच उन्होंने दी थी। और उसके बाद जब स्टीफन स्पेंडर ने स्पीच दिया तो वो स्पीच कोई सुन नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। उनकी लैंग्वेज बड़ी अजीब थी, उनकी इंग्लिश बड़ी हाई फाई थी। और इन्हीं बातों की वजह से उनका जो विजिट था वो अनसक्सेसफुल रहा। और टोटल ओवरऑल मैसेज ये आता है कि जब पोइट्स एंड पैनकेक के चैप्टर में सुखा मित्र ने जॉब छोड़ दिया तो उसके पास में काम तो रहा नहीं। और जब काम नहीं रहा उसके पास में, तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि चलो थोड़ा देखते हैं टहल कर। तो जब टहल रहा था तो उससे वहाँ पे एक किताब मिल जाती है, द गॉड दैट हैज़ फेल्ड। और वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट निकला हुआ है ब्रिटेन में न्यू कमर्स के लिए, नए लर्नर्स के लिए। तो उसमें अपनी वो एंट्री को भेजता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें हो जाती हैं। और सारा जो कंक्लूज़न है वो ये कि उस एरा में ये समझाने की कोशिश की गई कि कैसे उस ज़माने की वो चीज़ें बड़े काम की थी। और बच्चों के लिए ये पैनकेक ब्रांड का नाम का सुनना एक उनके लिए एक मैसेज है कि वो इसको याद रखें, समझें कि उस ज़माने में भी जो ब्रांड था वो टॉप का ब्रांड था। और वो टॉप का ब्रांड चलता था ट्रकों के लोड के हिसाब से, भारत में उसमें उसको इम्पोर्ट किया जाता था।